स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, आशा करता हूँ। इन अवर प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट एसेंशियल मैथमेटिक्स। एसेंशियल मैथमेटिक्स क्या होता है इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, और हमने क्या क्या सीखा था वहाँ पर कि मैथमेटिक्स इज यूज्ड एज ए की इन फिजिक्स। फिजिक्स में जो मैथमेटिकल फिजिक्स या एसेंशियल मैथमेटिक्स है वो एक की के रूप में वहाँ पर काम करती है। मतलब एक जैसे किसी ताले को खोलने के लिए एक चाबी की जरूरत है, वैसे फिजिक्स को समझने के लिए हमें मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। इसीलिए कहा गया है कि मैथमेटिक्स इज यूज्ड एज ए की इन फिजिक्स। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा कि ज्योमेट्री पढ़ी, आपने एलजेब्रा पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, और डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन, और भी बहुत सारे फॉर्मूले और उनकी कैलकुलेशंस होते। ये सब बेसिक मैथमेटिक्स है जो हमें आगे के जो फिजिक्स के चैप्टर्स हैं उनमें काम आने वाली है। इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो दूसरा चैप्टर है, उसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। चैप्टर जो 2 है हमारा, उसका नाम है यूनिट, डायमेंशन एंड एरर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेटा मेरा एक क्वेश्चन है सभी से कि अगर मैं आपसे बोलूं कि जो मेरी हाइट है वो 6.1 है, मेरी जो हाइट है वो क्या है, वो 6.1 है, क्या ये स्टेटमेंट कंप्लीट है? आप पूछोगे सर 6.1 तो है, बट है क्या? 6.1 किलोग्राम है या 6.1 मीटर है या 6.1 लीटर है क्या? फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन है, अगर मैं कहूँ कि कोटा से जयपुर तक की जो डिस्टेंस है वो 250 किलोग्राम है, क्या है? 250 किलोग्राम। वो पीछे कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि आज तो सर कुछ पी के आए, बांग हो गया, बेकी बातें कर रहे हैं सर डिस्टेंस को तो हम मीटर में या किलोमीटर में कंसीडर करते हैं, और मास को कंसीडर करते हैं हम किलोग्राम में। फिर आप सर डिस्टेंस को किलोग्राम में कैसे? पहला जो मेरा स्टेटमेंट था कि मेरा जो हाइट है वो 6.1 है, उसमें मैंने ये नहीं बताया कि वो मीटर है, किलोमीटर है, क्या है उसका यूनिट मैंने नहीं बताया। मैंने सिर्फ आपको क्या पूछा या क्या बताया, मैंने सिर्फ आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दिया। क्या दिया मैंने? सिर्फ आपको न्यूमेरिकल वैल्यू। फिजिक्स में बिना यूनिट के न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई सेंस नहीं निकलता है। यह हो गई आपकी पहली बात। दूसरी बात, सेकेंड जो मेरा स्टेटमेंट था उससे क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या समझते हो उससे आप ये समझते हो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू है वो अगर सेम है लेकिन उसकी यूनिट चेंज कर देते हैं तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। डिस्टेंस को मैंने 240 किलोग्राम बोल दिया, भाई डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं किस में? लेंथ में मेजर करते हैं उसको, मीटर में, किलोमीटर में, और आप उसको मेजर कर रहे हो सर किलोग्राम में। ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो यहीं से हम आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं, और उससे पहले मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ कि फिजिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ नेचर। फिजिक्स क्या है? नेचर की लैंग्वेज है। जैसे ग्रामर है, जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, तो हिंदी में हिंदी ना मान के आप इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो इंग्लिश किस से मिलकर बनी है? इंग्लिश में अल्फाबेट्स होंगे, वर्ड्स होंगे, सेंटेंस होंगे, ग्रामर होगी। उसी तरह फिजिक्स किस से मिलकर बनी है बेटा? फिजिक्स मिलकर बनी है यूनिट, या फिर पहले फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट, डायमेंशन, इनसे मिलकर क्या बनी है? फिजिक्स। अब फिर मैं दूसरी बात बोलता हूं आपसे कि अगर आपकी ग्रामर वीक है, ग्रामर मीन्स फिजिक्स की ग्रामर, अगर आपकी फिजिक्स की ग्रामर वीक है ना, तो आप मैकेनिक्स से और जो मॉडर्न फिजिक्स है वहां तक जाने में फिर बहुत समस्या होने वाली है आपको।
इसलिए कोशिश करें कि आज का जो अपना चैप्टर है ना उसको आप अच्छे से समझें। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? मैं आपसे पूछता हूँ फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? मार्कर है, मैं आपसे बोलूँ कि क्या इसकी लेंथ को आप मेजर कर सकते हो? आपने बोला यस, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मेरा अगला सवाल, मैं आपसे बोलूँ कि आप दर्द को या खुशी को मेजर कर सकते हो? क्या आप दर्द को या खुशी को, दुख को मेजर कर सकते हो? आपका आंसर आएगा नहीं सर, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या निकलती है बेटा यहाँ से, कि वो क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज एंड बाय विच वी डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स, वी डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। आइए इसकी डेफिनेशन राइट डाउन डेफिनेशन नोटबुक। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी which can be measured, which can be measured and by which we describe the laws of physical world। क्या बोला बेटा? क्या बोला मैंने आपको? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? वो क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं और जिसकी सहायता से हम फिजिक्स के लॉ को समझ सकते हैं, वो क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, मैंने बोला कि मेरा जो वेट है वो 70 kg है। यहाँ पर मैंने लिखा एग्जाम्पल, मेरा जो वेट है, वेट को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, मेरा जो वेट है वो क्या है? 70 kg। तो बेटा ये वेट तो क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। 70 क्या हो गया? ये 70 ये हो गया बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर इसको बोल दो आप मैग्नीट्यूड। और ये जो केजी है ये क्या हो गया? ये हो गई आपकी यूनिट। कहने का मतलब है कि फिजिकल क्वांटिटी को हमें एक्सप्रेस करने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है? फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। पहला है 70 है, पहला है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड, और दूसरा है यूनिट। समझ में आया? तो आइए अब इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। लिखना इस पर फिजिकल क्वांटिटी is completely specified if it has। एक फिजिकल क्वांटिटी को हम कंप्लीटली स्पेसिफाई कब कर पाएंगे? पहला, इफ इट हैज, या तो उसमें क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है और उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो उसे हम स्पेसिफाई करेंगे एज ए फिजिकल क्वांटिटी के रूप में। क्या होना चाहिए? सिर्फ मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो जैसे एग्जांपल है रेशियो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेंथ। रेशियो किन्हीं भी सेम क्वांटिटीज का अगर हम रेशियो निकालें तो वो क्या आता है? कांस्टेंट आता है।
जैसे मैं आपको बात कर दूं कि एक वेलोसिटी v1 दे रखी है, दूसरी वेलोसिटी v2 दे रखी है, अपना दोनों का अगर रेशो निकालूंगा तो वो क्या आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त होगी, कांस्टेंट मान आएगा। उसका कोई यूनिट हो सकता है? नहीं होगा। दूसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे स्पेसिफाई करोगे आप? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा कि स्पीड इन वैक्यूम अपॉन स्पीड इन मीडियम। कोई भी पार्टिकल है उसकी स्पीड वैक्यूम में उसकी क्या स्पीड है और किसी मीडियम में उसकी क्या स्पीड है, उसका जो रेशो होगा वो क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। तीसरा है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है बेटा? विकृति। अगर हिंदी में बात करूं विकृति, तो स्ट्रेन को हम कैसे लिखते हैं? स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ डेल एन अपॉन। तो एक बात बताओ, लेंथ में जो चेंज होगा वो भी मीटर में होगा और जो एक्चुअल लेंथ है वो भी मीटर में होगी। तो ये भी क्या हो जाता है? यहाँ पर यूनिटलेस हो जाता है। यहाँ पर क्या मैटर करता है बेटा? ओनली मैग्नीट्यूड। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में अगर केवल मैग्नीट्यूड है तो वो फिजिकल क्वांटिटी है। दूसरा मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। बेटा अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसमें मैग्नीट्यूड भी है और उसमें यूनिट भी है तो उसे भी हम फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर करते हैं। मतलब फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या हो सकता है? अगर मैग्नीट्यूड है तब भी वो फिजिकल क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों है तब भी वो फिजिकल क्वांटिटी है। इसके एग्जांपल की बात करूंगा मैं, इसके कौन कौन से एग्जांपल होते हैं? जैसे स्केलर क्वांटिटी। अब बेटा ये आप बोलोगे स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, तो बेटा आगे जाकर हम ना फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन दो तरीके से होता है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, एक तो डायरेक्शन के बेसिस पे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं। डायरेक्शन के बेसिस पे दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक होती है स्केलर, एक होता है वेक्टर, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी के बेसिस पे भी फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है, पहली होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। और जो वेक्टर और स्केलर है ये हमारे पास इसका एक सेपरेट चैप्टर आएगा, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ हम केवल थोड़ा बहुत इसके बारे में जानेंगे। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है बेटा? वे क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड होता है, बस डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो क्या कहलाती है? स्केलर क्वांटिटीज कहलाती है। इसके बारे में बात करते हैं कौन कौन सी जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज हैं वो सभी होती तो क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे मैं बात करूँ मास, लेंथ, डिस्टेंस, ये क्या हो गया बेटा? ये हो गई हमारी फिजिकल क्वांटिटी। तीसरी में अगर बात करूं तो अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड हो, यूनिट भी हो और डायरेक्शन भी हो, तभी वो क्या कहलाएगी? फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। और इसका अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो हो जाता है वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी है वो भी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज होती है। अब इसके आपको एग्जांपल देने पड़ेंगे कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज होती है। वेक्टर क्वांटिटीज की मैं बात करूं तो डिस्टेंस क्या हो गया था? स्केलर क्वांटिटी हो गया था। डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी, ये इसके एग्जांपल हैं। और इन सब के बारे में नेक्स्ट जो हमारे चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन हो गया, आगे वाले जो चैप्टर है उनमें हम सबके बारे में वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। अब आते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे डिनोट किया जाता है। यहाँ से क्या पता लगता है? न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की फॉर्म में इसको स्पेसिफाई करते हैं। तो इसको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, माना मैंने क्यू है, तो उसको हम लिखते हैं एन और क्यू। ये क्या हो गई? फिजिकल क्वांटिटी। यह हो गया उसका मैग्नीट्यूड या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू।
ये क्या हो गई उसकी यू, ये हो गया आपकी फिजिकल क्वांटिटी को इस तरह से डिनोट किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। मार्कर चेंज कर लेता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल बेटा मैंने अभी बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज का जो क्लासिफिकेशन है वो दो टाइप से होता है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, और दूसरा है on the basis of डिपेंडेंसी। दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है फिजिकल क्वांटिटी को। पहला किया गया ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। फिर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के बिहाफ पर किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को वापस दो टाइप में बांटा गया है। पहला है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। पहला क्या हो गया स्केलर, दूसरा हो गया वेक्टर। वन बाय वन अभी इनके बारे में पढ़ेंगे। और जो ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, इसमें भी दो तरीके से बांटा गया है किसी भी। पहला है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा है पहला क्या हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, दूसरा क्या हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। अब इसमें वापस फर्स्ट हेडिंग डालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। और उसके बाद फर्स्ट टॉपिक लगाओ स्केलर क्वांटिटी। फर्स्ट टॉपिक लगाओ आप अपने नोटबुक में स्केलर क्वांटिटी और उसकी डेफिनेशन लिखो। A quantity which has only magnitude and doesn't require any direction is called scalar quantity। For example में क्या क्या लिखूं, ये वाला एग्जांपल आप वापस लिखो। मास, लेंथ, डिस्टेंस, स्पीड हो गया, यहाँ पर लिख देता हूँ मास, लेंथ, स्पीड। अभी बाकी वन बाय वन पढ़ेंगे। दूसरा लिखो वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? A physical quantity which has magnitude as well as direction is called vector quantity। तो क्या बोला मैंने, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, क्या कहलाएगी वो? वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। लेकिन लिखो बट also follow the vector algebra। अब आप बोलोगे सही है क्या वेक्टर अलजेब्रा, हमारे को समझ में नहीं आया। तो बेटा अपन जैसे मैं आपको बोलूँ कि आपके पास 4 पेन है और आपके पास 7 पेन, टोटल कितने पेन हुए तुम दोनों के पास? डायरेक्ट जोड़ दोगे 4 और 7 11। लेकिन वेक्टर्स में ऐसा नहीं होता ना बेटा। वेक्टर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब वेक्टर अलजेब्रा के अकॉर्डिंग होता है। ये आगे हम जब वेक्टर एक चैप्टर आएगा हमारा तो उसमें पढ़ेंगे विस्तार से, अभी हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे।
अब इसके बाद में सेकंड टॉपिक डालो आपका ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, और उसमें पहला टॉपिक डालो आप फंडामेंटल क्वांटिटी, पहला टॉपिक डालो आप फंडामेंटल क्वांटिटी। तो बेटा पहले इसको समझा देता हूँ फंडामेंटल क्वांटिटीज होती क्या है। वे क्वांटिटी जो अदर क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती है क्या कहलाती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती है। समझ में आया? वे क्वांटिटी जो अदर क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती है फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन लिखो, क्वांटिटीज which do not depends on other quantities is called fundamental quantities। लिख लिया। इसके बाद लिखेंगे and all other quantities can be expressed in terms of fundamental quantities। तो बेटा और जो अदर क्वांटिटीज है जैसे डिराइव क्वांटिटीज हो गई, तो उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये कहना चाहता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी तरह की होती है, ठीक है। तो इन अवर एसआई सिस्टम there is 7 fundamental quantities। एसआई सिस्टम में कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। वन बाय वन की बात करते हैं। पहला हो गया मास, दूसरा हो गया लेंथ, तीसरा हो गया टाइम, चौथा हुआ आपका टेम्परेचर, पांचवा हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट, छठा हो गया आपका लुमिनस इंटेंसिटी, सातवां हो गया आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है हमारे एसआई सिस्टम में। अब आप बोलोगे सर एसआई सिस्टम क्या है, इसके बारे में भी हम आगे विस्तार से बात करेंगे। देखो होता क्या था कि जैसे आपने अगर एक वर्ड सुना हो लीटर, तो लीटर क्या करता है बेटा, किसी भी तरल फ्लूइड्स की डेंसिटी को मेजर करता है। आप बाजार में अगर ऑयल वगैरह कुछ भी लेने जाते हैं तो किसमें कंसिडर करते हैं उसको, लीटर। लेकिन अदर्स कंट्री में जो तरल पदार्थ होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं, उनको किस में कंसिडर किया जाता है, गैलन। तो ये क्या हो गया बेटा, मैं हूँ, मेरा वेट है इंडिया में कितना, मतलब ऐसा नहीं, आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा वेट है 70 kg, हम वेट को किस में कंसिडर कर रहे हैं, किलोग्राम। लेकिन यूएस में वेट को, मास को किस में कंसिडर करते हैं, पाउंड में। तो दोनों की यूनिट्स अलग अलग होती है ना। तो ऐसे क्या होगा बेटा कि सभी कंट्रीज में डिफरेंट अपने स्केल्स फॉलो किए जाते थे। तो साइंटिस्ट ने एक बैठक बिठाई और उन्होंने ये सोचा कि अगर सभी आदमी अलग अलग यूनिट्स फॉलो करते हैं और किसी एक देश का आदमी दूसरे देश में चला जाए
तो वहाँ पर कैसे सर्वाइव करेगा। इसको ध्यान में रखते हुए सभी के लिए एक इक्वल स्केल के अकॉर्डिंग एक सिस्टम बनाया गया है जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट, शॉर्ट में इसको एसआई सिस्टम बोलते हैं। एसआई सिस्टम के अंदर क्या होता है बेटा, लेंथ को मीटर में कंसीडर किया गया, मास को किलोग्राम में कंसीडर किया गया, टाइम को सेकंड में कंसीडर किया गया। तो सभी वर्ल्ड के सभी आदमियों को, सभी पॉपुलेशन को एक ही सिस्टम फॉलो करना होगा, एसआई सिस्टम। अब आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, आप वहाँ पर जाकर ये नहीं बोलोगे कि मेरे को एक पाउंड शक्कर दे दो। क्यों? क्योंकि आप पूरी कंट्री क्या फॉलो कर रही है, एसआई सिस्टम फॉलो कर रही है, तो वहाँ पर आपको किलोग्राम में शक्कर मिलेगा। फिर इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ये हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। इसके बाद में अगला टॉपिक लगाओ आप डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या पता लग रहा है बेटा, ये किसी से डिराइव की गई है, किसी दूसरी क्वांटिटी से बनाई गई है। मतलब लिखो quantities which are derived from the fundamental quantities are called derived quantities, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कि बेटा आपने कहीं ना कहीं ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, F is equal to mn, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये जो फोर्स है ये कौन सी क्वांटिटी हो गई बेटा, ये डिराइव्ड क्वांटिटीज हो गई। ये फोर्स क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज हो गई, क्योंकि ये दो क्वांटिटीज मास और एक्सेलरेशन से मिलकर बनाई गई। फिर मैं बात करूं एक्सेलरेशन भी किससे मिलकर बना है बेटा, F इक्वल टू dv बाई dt। फिर v किससे मिलकर बना है, v मिलकर बना है बेटा डिस्टेंस बाई dt। तो ऐसे ये सब डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने डिस्कस किया हमारा फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन वगैरह सब कुछ, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ये सब हमने आज डिस्कस किया। कल हमारा जो सेशन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिट सिस्टम। 3 तरह के यूनिट सिस्टम है। पहला एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, तीनों को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। उसके बाद में आते हैं हम डायमेंशन पे, क्या डायमेंशन फॉर्मूलाज होते हैं, इनकी क्या जरूरत होती है। उसके बाद में आते हैं हम एरर्स पे। तो ये हमारा कल का सेशन होगा। थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग में, कल मिलते हैं।